नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के पॉडकास्ट सीरीज में आपका फिर स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान हैं श्री सत्यदेव चौधरी जी। धन्यवाद विकास जी। जो कि सत्य बहुमत के संस्थापक हैं। उन्होंने विचार का जन्म दिया है, इस विचार का। तो हम बात करेंगे, दर्शकों को ये बहुत एक क्वेरी भी रहती है लोगों की कि भाई सत्य बहुमत विचार क्या है। इस पे पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई, चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को जितना समझना चाहिए वो हमें लगता है कि वो स्पष्टीकरण अभी नहीं है। इसलिए हम एक पॉडकास्ट के माध्यम से ये लेकर के आए हैं और सत्यदेव चौधरी जी को बुलाया इसलिए क्योंकि इनसे बेहतर कोई ज़्यादा नहीं समझा सकता इस विषय को। तो सत्यदेव चौधरी जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये हमारी जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है जो देश में चली आ रही है आज़ादी के बाद से, वो है क्या? देखिए विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकतर लोग सरकार बन जाने के बाद जी जो सरकार करती है, कोई भी किसी को मंत्री बनाती है, कोई कानून बनाते हैं, उस बात को राजनीतिक व्यवस्था मानती है अधिकतर लोग। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था वास्तविकता में तो जो सरकार बनाने की विधि है, सरकार कैसे बनी, कैसे राजनीतिक व्यवस्था से सरकार बनी, उसको राजनीतिक व्यवस्था बोलते हैं। तो हमारी आज की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, इसको समझना जरूरी है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था से सरकार कैसे बनी, बिल्कुल उसको हम राजनीतिक व्यवस्था बोलेंगे। तो आज की राजनीतिक व्यवस्था ये है कि पूरे देश के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 543 सांसदों का चुनाव होता है। उसके अंदर कितनी भी पार्टियां चुनाव में भाग लें, निर्दलीय हों या कोई भी दल के उम्मीदवार हों, जिसको सबसे ज़्यादा मतदान हो जाता है, जिसको मतदाता सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, उसको हम विजयी मानते हैं। बिल्कुल। अब 543 सांसदों का चुनाव हो जाने के बाद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये एक अनुमान लगा लिया गया, एक ये मान लिया गया कि जिसके बाद 272 सांसदों का जादुई आंकड़ा होगा या जिसके बाद 272 सांसदों का समर्थन होगा, उसको बहुमत से सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? यही एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जिसका कोई संविधान नहीं, जिसका कोई कानून नहीं, जिसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं कि 272 सांसदों के बहुमत को ही बहुमत मानेंगे। ऐसा क्यों है? हमारा यही कहना है कि 272 सांसदों के बहुमत के बदले में मतदाताओं के बहुमत को आप बहुमत मानिए। जी। लेकिन जब आज़ादी के बाद से जब सरकार बनी और चुनाव होते आ रहे हैं जो अभी तक चल रहा है, उसमें यही देखा गया है, जो लोग समझते हैं कि सरकार जो बनती है वो 543 के आधे से 272, जिसको मैजिक फिगर बोलते हैं कि बहुमत है, उस मैजिक फिगर को अगर हम नहीं प्राप्त करते हैं तो हम गठबंधन करते हैं और गठबंधन से सरकार बनती है। या किसी एक ही पार्टी को 272 भी आता है तो वो सरकार बनाती है। तो बहुमत तो स्पष्ट है ना 272 का, जिसको मैजिक फिगर बोला गया है। लोग यही समझते हैं, सामान्य तो लोगों की समझ यही है। तो इसका कोई कानून क्यों नहीं बना लेते? इसका कोई कानून बना दीजिए ना। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल बना दो, कोई कानून बना दो, कोई एक्ट बना दो, कोई परिभाषा बना दो। तो इसका मतलब तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जो 272 सांसदों का बहुमत बनाने के लिए जो भ्रष्टाचार के दम के ऊपर जो सरकार बनाई गई, भ्रष्ट समझौते करके जो बहुमत बनाया गया, वो भी ठीक है। जो खरीद फरोख्त करी गई वो भी ठीक है। भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट दिए गए वो भी ठीक है। बलात्कारियों को टिकट दिए गए वो भी ठीक है। जी। फिर तो इसका मतलब आप यही कहना चाहते हो ना। तो एक तरफ तो आप उसको वोट भी दे रहे हो, उस भ्रष्ट राजनीति को। भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था क्या है? भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था आप इसी को ही तो बोलते होगे ना कि भाई आपने टिकट क्यों बेचे, बिल्कुल, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट क्यों दिए, सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार के समझौते क्यों किए गए, खरीद फरोख्त क्यों करी गई, बलात्कारियों को टिकट क्यों दिए गए, बलात्कारियों को छोड़ा क्यों गया। यही तो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को ये जो टिकट देती है, एक कोई भी ऐसी पार्टी, सभी पार्टियों में देखेंगे कई रिपोर्ट्स आते हैं, कई तरह के ऐसी एजेंसियां हैं जो ये रिपोर्ट में बताती हैं कि आज के सदन में 50% से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं, सत्ताधारी, जिसके
संगीन मामले हैं अपराध के, तो क्या वजह रहती है कि ऐसे अपराधी को टिकट देना पड़ता है? ऐसी क्या मजबूरी है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि 272 सांसदों का समर्थन चाहिए जी। ये आपने मान लिया कि 272 सांसदों के समर्थन से ही सरकार बनेगी जी। ये मजबूरी है जी। नहीं तो आप भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को टिकट क्यों देते हो? खाली इसीलिए कि वो विनेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाहुबली और धन बली दिखाकर वो जीत जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि दूसरी तरफ की सरकार हर साल 26 जनवरी के मौके पे या ऐसे कई मौके पे कई लोगों को पद्म श्री देती है, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, शांति के बनाने के क्षेत्र में, कई वीरता के भी काम करने वाले। तो समाज में तो अच्छे अच्छे भी लोग हैं, फिर ये धनबल और बाहुबलियों को टिकट देने के बजाय अच्छे लोगों को टिकट देने के बजाय इनको टिकट देना पड़ता है। इसके पीछे क्या वजह बनती है? जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती ना जी, वो राजनीति नहीं है। ये जो एक किसी को पद्मश्री दे देना जी, किसी को वीरता पुरस्कार दे देना जी, ये तो लोगों को एक दिखावा है। एक अच्छी राजनीति का एक मुखौटा है ये जी, कि भाई किसी को ऐसा करने से लोग ये भ्रमित हो जाते हैं जी, कि भाई ये एक लोकतंत्र की राजनीति है या प्रजातंत्र के अंदर विश्वास करती है ये सरकार जी। लेकिन है कुल मिला के ये भ्रम ही जी। ये कोई अच्छी राजनीति का संदेश नहीं है जी। आपको पद्मश्री देने से अगर आपकी राजनीति अच्छी हो जाती तो अभी तक पता नहीं कितने पद्मश्री दे चुके जी, कितने भारत रत्न दे चुके। तो फिर राजनीति भ्रष्ट क्यों है जी? राजनीति तो भ्रष्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार बनाने के लिए जो ये गठबंधन चलता है, जो बहुमत का जो अब मैजिक फिगर है, ये बिल्कुल एक भ्रष्ट राजनीति है। बिल्कुल भ्रष्ट से भी भ्रष्ट राजनीति है। आपने चूंकि चुनाव भी लड़ा, ठीक है, पार्टी बनाई, विचार आपने सत्य बहुमत का दिया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ा तो क्या आपको लगता है कि लोगों को इस बहुमत सरकार, चुनाव के बाद सरकार कैसी बनेगी, उस बहुमत के बारे में कुछ पता है लोगों को? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम कि कैसे बहुमत से सरकार बनेगी। खाली बस वोट देना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, मेरा पता नहीं राष्ट्र के प्रति कौन सी निष्ठा है, इसके भ्रम में आके वो, और इस तरीके के चुनाव आयोग और सरकार और कुछ लोग इसका विज्ञापन करते हैं वोट देने का, उसके चक्कर में पड़ के मतदाता उसका मतदान कर देता है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, 100 में से लगभग 40 से 50% लोग मतदाता मतदान क्यों नहीं करते? बिल्कुल, वो भी क्या वो देशवासी नहीं है जी? क्या वो मतदाता नहीं है जी? लेकिन क्योंकि वो 3, 4, 5 बार ही मतदान कर चुके, और जब उस मतदान करने से राजनीति अच्छी नहीं बनती तो उन्होंने मतदान करना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे लोगों को भी अभी नहीं पता है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लोगों को ये नहीं पता है कि ये बहुमत का मेन इसके पीछे कारण क्या है, बहुमत होना क्या चाहिए। ये जो जादुई आंकड़ा है ये भ्रष्ट बहुमत है जिसको आप बता रहे हैं। लेकिन अब बात आ रही थी जैसे कि अपराधी की, ये धनबली बाहुबली की, तो जब एक तरफ संसद में इतने बड़े स्तर पे जब अपराधी पहुंचेंगे तो चौधरी साहब ये बताइए कि ये तो फिर आम बात हो जाएगी। ये जितनी अराजकता फैल रही है, जो दिखाई दे रही है, चाहे वो अभी हाल की घटना में एक कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुआ, तो या ऐसा नहीं कि इससे पहले एक दामिनी हुआ था जब कांग्रेस की सरकार में जितने तरह से घृणित उसका बलात्कार हुआ था उसका जघन्य रूप से। तो इस तरह की घटनाएं तो रोज एक ऐसी खबर आती है, हर 3 मिनट में होता है, रिपोर्ट है। तो ये जो 2 बड़े बड़े नाम 3-4 जो हमारे सामने आते हैं, ये इसको हाईलाइट किया जाता है। तो क्या इसके पीछे राजनीति है या वाकई इनको कुछ रोकने का कोई इसके पीछे कोई समाधान क्या है इसका? नहीं, इसके पीछे इन सब अपराध बलात्कारों के पीछे, अपराधों के पीछे, भ्रष्टाचार के पीछे सिवाय एक भ्रष्ट राजनीति के और कुछ भी नहीं है जी। अगर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी बन जाए, यानी सरकार बनाने की नीति अगर अच्छी बन जाए जी, जिसमें सांसदों का कुछ योगदान हो, मतदाताओं का कुछ प्रमुखता से भाग लेने की कोई साझेदारी बने, तो ये सारी बातों का सुलझाना हो सकता है, सारी बातों का निदान हो सकता है। लेकिन क्योंकि मतदाताओं का इस राजनीतिक व्यवस्था में कोई लेना देना है नहीं, वो तो एक बार ऐसे ही लाइन लगा के मतदान करके चले जाते हैं, कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में। और क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जब भ्रष्ट है तो राजनीति भी भ्रष्ट ही होनी है, सांसद भी भ्रष्ट ही चुने जाएंगे, वो कानून भी भ्रष्ट ही बनेंगे।
जब ऐसे कानून बनेंगे तो ऐसी व्यवस्था बनेगी, बिल्कुल। ऐसे ही अधिकारी आएंगे वहाँ पर। तो ये तो देखिए रुकने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए इसको समझना तो इस बहुमत के माध्यम से ही आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बहुमत से सरकार बनी वैसे ही बहुमत की व्यवस्था आप देख रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर जब सरकार बनी तो भ्रष्टाचार ही निकलेगा। उस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खत्म नहीं करोगे जब तक ये व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। यही कारण है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि चुनाव जब होते हैं तो हमने खुलेआम देखा है कि कैसे शराब बांटे जाते हैं, कैसे पैसे कैश भी बांटे जाते हैं, कई तरह के लालच प्रलोभन। इवन सरकार जो है पता नहीं वो चुनाव से पहले कितनी मतलब चुनावी जो एक लुभावनी लोक लुभावनी बातें भी करती रहती हैं वो, झूठे नारे करती हैं वो। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की सरकार जो केंद्र सरकार में बैठे फिर भी हर 10 मिनट में बलात्कार होते हैं। तो ये सारी बातें खोखली हैं कहीं ना कहीं, और उसके पीछे जो है एक भ्रष्ट राजनीति जो आप मानते हैं। तो थोड़ा दर्शकों को आपने अभी वो स्पष्ट करिए एक बात और, कि आपने कहा कि ये जो संविधान में बहुमत की कोई स्पष्ट व्याख्या परिभाषा नहीं है, तो फिर है क्या, फिर बहुमत क्या चीज़ है, जरा ये बताएं। देखिए मैंने तो एक आरटीआई लगाई थी जी चुनाव आयोग को जी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये सांसद जीतने के बाद में कौन से आर्टिकल में ये 272 सांसदों के आंकड़ों से बहुमत बनेगा जी, इसकी मुझे ज़रा वो आर्टिकल की डिटेल दे दीजिए। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग तो कहता है जी कि ये तो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए मैटर ऑफ लॉ। तो ये इसलिए हमारे से ये संबंधित जानकारी है ही नहीं जी। फिर मैंने राज्यसभा सेक्रेटरी को लिखा, उसने लिख दिया जी कि आप लोकसभा सेक्रेटरी से बात करिए जी। लोकसभा सेक्रेटरी ने लिख दिया, जवाब दे दिया कि जी आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर से बात करिए जी। उसने लिख दिया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉ से बात करिए जी। फिर उन्होंने लिख दिया नहीं ये तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से बात करिए। ऐसे घुमाते घुमाते 4-6 महीने निकल जाने के बाद सबसे लास्ट में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से चिट्ठी आती है कि भाई ये तो चुनाव हो जाने के बाद में ये तो प्रेसिडेंट साहब का माननीय प्रेसिडेंट जी का ये तो कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है जी। तो कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन कैसे हुआ जी? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि 1-2 साल के अंदर अंदर ही कन्वेंशन कैसे बन गया। 1947 में आज़ादी ली, 1950 में आपने कन्वेंशन बना के बैठ गए। और डिस्क्रिशन अगर है तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो? और चुनाव होने के बाद में अगर कन्वेंशन डिस्क्रिशन ही है तो आप किसी को भी पकड़ के प्रधानमंत्री बना दो बिल्कुल। और उसको कह दो जी आप सरकार बनाइए। तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है जी। और इसीलिए ये भेदभाव और पक्षपात भरा चुनाव है जी। इसमें बहुमत की कोई स्पष्टता नहीं है जी। और इसके अंदर सरकार भी एक भ्रष्ट से भी भ्रष्ट समझौतों के आधार के ऊपर सरकार बनती है जी। और इसीलिए ये जो अत्याचार है जी, जो भ्रष्टाचार है जी, और जो अपराध हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे जी। और आज से 20-40 साल पहले जी ये अपराध कुछ मात्रा में कम थे जी, भ्रष्टाचार भी कम था जी। आज से लगभग 50 साल पहले तो जी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव समय बीतता गया, चुनाव होते गए, तो ये भ्रष्टाचार और अपराधों की संख्या और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई जी। तो ये जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे, और क्या मजबूरी क्या है नेताओं की, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को ये समझ में नहीं आता। इस बहुमत के ऊपर जरा सी बात करने के अंदर इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? क्यों नहीं बात करते ये लोग? बिल्कुल ये बात करें बहुमत के ऊपर। और विडम्बना ये भी है कि हमारे मतदाता भी बात नहीं करते। मतदाता भी बात क्यों नहीं करते? उसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को वोट देंगे, उसी की आलोचना करेंगे, अगली बार फिर उसी भ्रष्ट राजनीति को वोट दे के बैठ जाते हैं। एक और विषय ऐसा है सर जो चुनाव में अक्सर देखने को हम मिलता है कि चुनाव से पहले बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं देखता हूँ वो महंगाई को लेकर के हो, वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो अपराध है, चाहे वो किसी तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, न्याय प्रणाली को लेकर के हो, कई तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मैं साफ तौर पे देखता हूँ, इवन सभी मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा मसला घूम फिर करके धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर आ टिकता है।
वो सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं जो कि बेसिक मुद्दे हैं। और जो भी पार्टियां हैं मुख्य रूप से जो अपने आप को दावे करते हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम सरकार में आएंगे, वो सारे काम गठबंधन करने में भिड़ जाती हैं वो, और कहीं ना कहीं वो जातियों का, धर्मों का ध्रुवीकरण में लग जाती है। वो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं और पूरा जो मीडिया लॉबी वो सारा का सारा इसी को दिखाने में लगता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि वो धनबल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं लोगों को सही मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। तो ये कैसे, इसको आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए विकास जी, आपने कहा कि इस राजनीतिक व्यवस्था में धर्म और जाति दो चीज़ों का प्रभाव है जी। तो मैं इसे थोड़ा सा असहमत होते हुए मैं ये कहूँगा कि धर्म का तो इसमें प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है जी। क्योंकि धर्म का अगर प्रभाव होता तो शायद 2024 के अंदर ये बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा सीटें लेके जीतते, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर का प्रपंच चलाया, मंदिर बनाया, ये किया वो किया, दुनिया भर की बातें करी इन्होंने मंदिर के नाम पे। अयोध्या से भी हार भी गए, अयोध्या के ऊपर हार भी गए। तो धर्म के, लेकिन हाँ ये जाति का अवश्य थोड़ा एक अधिक प्रभाव विशेष रूप से हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में और बिहार के अंदर। तो इस बारी तो खैर उत्तर प्रदेश में तो शायद जातियों का प्रभाव भी देखने को कम मिला। तो हम इस जाति के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम सत्य बहुमत की पार्टी, सत्य बहुमत की राजनीति में ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अंतर जातीय या अंतर धर्म के ऊपर विवाह करके आएंगे, जो भी युवा या युवतियाँ, हम उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देंगे। और अगर ये ऐसा काम पिछले 75 सालों से किया गया होता तो आज शायद हमारे राजनीतिक व्यवस्था में जाति और धर्म का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारे राजनेताओं के अंदर और नेताओं के अंदर ऐसी कोई सूझबूझ नहीं है, समस्या का समाधान निकालते नहीं है, और क्योंकि उनको ये उसका पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इनको जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर राजनीति करने में बहुत आसानी है। इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज की राजनीति में कोई भी नेता कोई जवाबदेही और उत्तरदायी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं उसके पास। खाली मूर्ख बनाते हैं मतदाताओं को, झूठ बोलते हैं, और इसी तरीके के झूठ बोल के लुभावने नारे गढ़ के और झूठ बोल के राजनीति करके सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा एक दर्शकों को बताइए कि अगर सत्य बहुमत की राजनीति, यानी कि जो आप वोटों के बहुमत के राजनीतिक जो विचार है आपका, ये अगर सत्य बहुमत की राजनीति से अगर सरकार बने, चुनाव हो, तो फिर भी क्या ये वोट जातियों का ध्रुवीकरण, ये धर्म का ध्रुवीकरण, ये संभव है क्या? नहीं है। फिर तो देखिए, अगर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी, जो कि आज नहीं है, तो फिर तो ये ध्रुवीकरण होगा ही नहीं ना। क्योंकि जिस नेता को या जिस पार्टी को भी सरकार बनानी है, उसको देखिए आज की राजनीति में और सत्य बहुमत की राजनीति में एक जो अंतर है वो क्या है कि आज की राजनीति में आपके भले ही वोट कम हैं और सांसद ज़्यादा होने चाहिए, तो आप सरकार बना सकते हो। लेकिन सत्य बहुमत की राजनीति में ऐसा नहीं है। सत्य बहुमत की राजनीति में ऐसा होगा कि भले ही आपके पास सांसद कम है, लेकिन यदि आपके पास और राजनीतिक दलों के मुकाबले में वोट ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो आप बहुमत माना जाएगा और आप सरकार बनाने के अधिकारी होंगे। तो जब सबसे ज़्यादा वोट लेने होंगे तब आपको हर जाति के, हर धर्म के, हर विश्वास के, हर मत के लोगों का वोट लेना है। तो आपको सबको एक लोग कल्याणकारी, एक लाभदायी योजना बनानी पड़ेगी, तभी तो ये होगा ना। कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं होगा, बिल्कुल तभी ये काम हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर ध्रुवीकरण तो होगा ही नहीं। बिल्कुल जी नहीं, बहुत अच्छे से आपने इस बात को समझाया। और एक और भी चीज़ें हम देखते हैं कि जो लोगों की समस्याएं होती हैं, चाहे वो छात्रों की हो, जैसे कि पेपर कैंसिल्स हो जाते हैं, किसानों का आंदोलन है, उनको जो सही मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल पाता है, सालों सालों धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। एक चुनी कहते हैं कि तो चुनी हुई सरकार में
एक लोकतांत्रिक सरकार में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी मांग को पूरी करने के लिए, और सरकार का जो मुखिया है, जो प्रधानमंत्री हो, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलता है, कभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते इस बात के ऊपर। तो ये एक अजीब लगता है कि भाई एक इतने बड़े देश में, जिसको कहते हैं कि लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये, इतने बड़े देश में चुनी हुई सरकार में भी इस तरीके से लोगों को एक सही कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसके भी पीछे क्या आप मानते हैं यही राजनीतिक व्यवस्था का दोष है? ये आज की राजनीतिक व्यवस्था को हमने लोकतंत्र का नाम तो जो अवश्य दिया हुआ है, जी, मान लिया, लेकिन ये लोकतंत्र है नहीं। जी, लोकतंत्र तो ये है ही नहीं। अगर लोकतंत्र ये होता तो आपको ना धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, ना कोई चीज़ मांगने की आवश्यकता है। सब काम अपने आप होने लगते, और कम से कम शुरू के 5-10 सालों को तो छोड़ सकते हैं भाई व्यवस्था को जमाने में, बनाने में, लेकिन उसके बाद जी, तो अभी तक 75-80 साल निकल जाने के बाद जी, तो इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी हो जानी चाहिए थी कि आपको कुछ मांग करने की ज़रूरत ही नहीं। इस समय तो हमारे पास को कीमत होनी चाहिए समय की, कि हमारा समय कैसे बर्बाद ना हो, और कम समय के अंदर हम ज़्यादा काम कैसे कर पाएँ। आज के दिन तो हालत ये है कि हमारे समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना भी समय चाहे सड़कों पे बर्बाद हो रहा है, कितना भी समय कोई काम करने में बर्बाद हो रहा है, उसका कोई अनुमान है ही नहीं। कोई अनुमान ही नहीं है कि कितने समय के अंदर क्या काम हो जाना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन तो ये तो देखिए, जो आज के दिन जो व्यवस्था बनी हुई है ना, वो इस व्यवस्था का ही दोष है। इस व्यवस्था के अंदर आपको जब तक समय का कोई भाव नहीं मिलेगा, तब तक ये काम ठीक होने वाला नहीं है। आंदोलन करते रहिए, फिर भी क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ। आज के दिन आप जैसे खिलाड़ियों का देख लो, ओलंपिक गेम्स के अंदर देख लो, सब जगह ही तो ऐसा हुआ कि समय की कोई वैल्यू नहीं है। जी, एक चीज़ लेकिन यहाँ एक समझने वाली ये भी बात है कि ये सांसद जो सत्ता के जो सरकार में हैं, भाई कोई भी एक ऐसा सांसद है, वो भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि भाई ये जानते हुए कि ये जायज़ चीज़ों पे मांग हो रही है, और कम से कम उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ऐसी विपक्ष से भी और पक्ष से भी मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी सांसद जिसमें ऐसी क्या मजबूरी से बंधा हुआ है, चुन के तो आता है जनता के वोटों से, जनता की इच्छा आकांक्षाओं की बात भी नहीं कर पा रहा है वहाँ पे, तो ये क्या मजबूरी है? वो तो देखिए, आज़ादी के लगभग 40-45 साल के बाद इन राजनीतिक पार्टियों ने एक तो कानून बनाया विप का, दूसरा कानून बनाया दल बदल कानून। ये दोनों ही कानून एक ऐसे हैं कि जो लोकतांत्रिक नहीं है, और एक ऐसी गुलामी के प्रतीक हैं। ये अपनी पार्टी के, अपने नेता के गुलाम बना दिए इन्होंने अपने ही सांसदों को, अपने प्रतिनिधियों को। क्योंकि अगर आपने विप का ऑर्डर नहीं माना तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपको वो ख़त्म कर दिया जाएगा आपकी संसदीय। और इसी तरह से आप दल बदल कानून को देख लीजिए, धज्जियाँ उड़ा दी उस दल बदल कानून की भी। तो क्यों बनाए गए ये कानून? ये दोनों कानून ख़त्म कर दीजिए तो पूरा सदन, सत्ता का पूरा सदन विपक्ष का काम करेगा। आपकी पार्टी का सांसद अगर आपके किसी बिल के ऊपर विरोध करना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है, तो क्यों नहीं कर सकता वो तो पूरे देश का सांसद है ना, आपकी पार्टी का सांसद थोड़ी है। क्योंकि जब कानून बनाएंगे, कानून वो लोग बनाएंगे, वो तो पूरे देश के लिए लागू होगा ना, बिल्कुल। खाली उस पार्टी के लिए लागू थोड़ी होगा। बिल्कुल। जब पूरे देश के लिए कानून बनेगा तो वो पूरे देश का सांसद है, खाली उस एक अकेली पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का सांसद थोड़ी है। तो उसके ऊपर विप और दल बदल कानून क्यों लाद दिए? बिल्कुल, ये इसी वजह से ही सारा गालमेल बना हुआ है। तो यानी आपका कहना है कि ये जो विप और दल बदल का कानून है वो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है। कहीं ना कहीं वो जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाता है, और वो जो सचमुच में जो लोकतंत्र का एक जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ चौधरी साहब की, ये तो लोकतंत्र भी नहीं हुआ, ये चुनाव भी नहीं है, जब बहुमत ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार आप जाते, हम इस कार्यक्रम को अब अंत करेंगे, उससे पहले एक उदाहरण के साथ सत्य बहुमत की क्या विचारधारा है, और वो थोड़ा स्पष्ट करिए। किस तरीके से वो वोट का बहुमत होगा, कैसे सांसदों का बहुमत आप बताते हैं, तो कैसा मतलब क्या विचार है सत्य बहुमत की पूरी विचारधारा? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि पूरे सदन के अंदर आपके पास 543 सांसदों का
सदन है, जी 2 पार्टियां मान लो चुनाव के मैदान में हैं, चुनाव जब होता है तो, जी और बहुमत का फैसला करना है आपने, जी एक पार्टी के 300 सांसद जीत गए, जी प्रतिनिधि जीत गए, जी उनके पास कुल वोट आए 45 लाख, जी और दूसरी पार्टी के पास में प्रतिनिधि आए 243 जीते, जी उनके पास कुल वोट आए 55 लाख। जी तो अब आप बताइए कि आप बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार ज़्यादा सांसदों को, जिसके पास वोट कम है उसको दोगे, या जिसके पास सांसद कम है और वोट ज़्यादा है उसको दोगे? आप सच्चा लोकतंत्र, सच्चा बहुमत और सच्चा बहुमत किसको मानते हो आप? मैं तो यही समझता हूँ, सत्य बहुमत तो यही समझता है कि जिसके पास ज़्यादा वोट हैं, भले ही सांसद कम है, हम उसका सच्चा बहुमत मानेंगे। हम सत्य बहुमत उसी को बोलेंगे जिसके पास वोट ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा वोट वाले को सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा, तो ये जाति का, धर्म का, ध्रुवीकरण का, भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का, बलात्कारियों का, इन सब से टिकटों की खरीद फरोख्त और ये जो भी सांसदों का जो लेना देना, जो भ्रष्टाचार से खरीद फरोख्त होती है, ये नहीं होगा। और एक अच्छे न्यायपूर्वक लोकप्रिय कानून बनेंगे। सबको आपको वोट सबका लेना पड़ेगा ना, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, किसी भी जैन सिख ईसाई का भी वोट लेना पड़ेगा। आप किसी समुदाय को, किसी को भी आप नाराज नहीं कर सकते। सबके लिए आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो सत्य बहुमत में और आज के बहुमत में तो अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये सांसदों के बहुमत से सरकार बनाते हैं, जिसका आधार खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार के समझौते और अपराधियों को समर्थन देना, अपराधियों को माफ़ कर देना। और सत्य बहुमत के अंदर खाली मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी, जिसके अंदर ये खरीद फरोख्त, अपराधियों का समर्थन नहीं हो सकता। जी 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 बहुत अच्छा आज का चर्चा रहा। हमने चर्चा के दरमियान सत्य बहुमत की विचारधारा को समझा। सत्य बहुमत की विचारधारा जो वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की एक राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें कि सभी का सहयोग होगा, सभी जाति धर्मों का होगा, और जिस तरीके से एक कई किसान वर्ग का, और मतदाता भी देखिए अधिक से अधिक मतदान करेंगे। जो इतनी पार्टियां बन गई, उतनी पार्टियां भी नहीं रहेंगी, वो भी सारी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगी। जी। तो जो समस्याएं हमने रखी कि भाई एक जातियों का कैसे अब खंड खंड में बटा हुआ, कहते तो अखंड भारत है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है वो गठबंधन वाली, इसमें तो खंड ही भारत बनेगा, अखंड भारत नहीं बन सकता है। इसकी कल्पना तो सिर्फ सत्य बहुमत से की जा सकती है। और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो अपराधी हो, ये सारा कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन सीधा एक बहुमत से जुड़ता है, क्योंकि इस बहुमत का स्पष्ट न होने की वजह से ही गठबंधन करने की गुंजाइश बनती है, और गठबंधन करने के लिए ही आप अपराधियों को, धन बलियों को, बाहुबलियों को टिकट देते हो। तो ये दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि अगर ये बहुमत स्पष्ट हो, सत्य बहुमत अगर लागू हो, तो ये सारी समस्याएं खत्म होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट लेने की कंपटीशन बनेगी, और वो वोट लेने के कंपटीशन में सभी की सुननी पड़ेगी, और सभी के लिए जो बेस्ट प्रोग्राम है वो सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में रखना पड़ेगा, और वो वोटिंग परसेंटेज भी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो एक विचार के साथ कई समस्याओं का समाधान है। इसके विचार के ऊपर आप चिंतन करें। सभी समस्याओं का समाधान, बिल्कुल सभी समस्याओं का समाधान है। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस राजनीति को भी समझिए, राजनीतिक विचारधारा को, और इससे जुड़ करके इसकी चर्चा बनाइए। इसकी चर्चा हम आगे फिर करते रहेंगे किसी और व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।